Hello students, this is Dr. Akanksha Gupta. Welcome to my channel. यदि आप नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का हमारा टॉपिक है एरे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा, और ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि आपके आगे डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, तो उसमें भी ये एक फर्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, जिसका बेसिक में यहाँ पर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक लेकर जाऊंगी। तो ये टॉपिक आपका डेटा स्ट्रक्चर में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो देखते रहिए एरे। देखिए एरे क्या होता है, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट ही क्या है, पहले वो देखिए। मुझे चाहिए कि मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट का एज कैलकुलेट, एज लेना चाहती हूँ, ठीक है। अपने पास एक एज का रिकॉर्ड लेना चाहती हूँ और उसे प्रिंट कराना चाहती हूँ। चलो ठीक है। अब तक आपने वेरिएबल सीखे, 5 स्टूडेंट है, मैंने एज ले ली, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। अप्रोक्स किसी ने कहा 10 स्टूडेंट है तो मैं 10 तक भी ले लूंगी, चलो A6 A7 A8 A9 और A10। यदि इतने वेरिएबल हैं तो इनको आप यदि इनपुट कराएंगे तो कभी तो इनपुट कराने में आपसे कोई वेरिएबल मिस हो जाएगा। चलो आपने बहुत कंसंट्रेट होकर कर भी लिए 10 स्टूडेंट के। अब मैंने कहा 50, तो इनको तो डिक्लेयर करते करते आप मेरे से मिस्टेक हो जाएगी, या इनपुट कराते कराते आपसे मिस्टेक हो जाएगी। आई मीन कि जब डेटा कम है तो आप बेसिक डेटा टाइप से काम चला रहे थे, हो रहा था मैनेज, हमारा वर्क मैनेज हो रहा था। लेकिन जैसे ही डेटा बढ़ा, जैसे ही नंबर ऑफ डेटा कंटेंट्स आपके इंक्रीज हुए, तो आपको एक ऐसे सिंगल टाइप की जरूरत पड़ी कि जहां इसका कलेक्शन ले पाए। नहीं तो खुद देखिए, यदि मैं कहती हूँ मेरी क्लास में 150 स्टूडेंट है, तो क्या मैं 150 वेरिएबल डिक्लेयर करूं? तो 150 वेरिएबल डिक्लेयर करना इट्स सो टीडियस टास्क। कैसे? ये तो हेडेक हो जाएगा हमारे लिए। तो उस चीज के लिए कि यदि सेम टाइप का डेटा आपके पास है, सेम टाइप का डेटा है और वो बहुत लार्ज स्केल में है, तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं कलेक्शन की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द एरे, ठीक है। अब आइए डेफिनेशन पर। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर, राइट, सिमिलर डेटा टाइप, एक जैसे, जैसे एज है एक जैसी ही होगी भाई, कैसे, कितनी 10 50 सब इंटीजर है ना। तो ये सब क्या है हमारी, ये जो हमारी है एरे बन जाएगी। अब देखिए, तो एरे आप डिक्लेयर कैसे करते हैं। यदि आपको 50 वेरिएबल्स का कलेक्शन चाहिए, 50 सेम, तो आप क्या करें भाई, आप क्या कर रहे थे, A1 A2 ऐसे करके डिक्लेयर कर रहे थे। अब आपका एक इजी मेथड हो जाएगा A50 तो ये एक साथ 550 वेरिएबल्स आ चुके हैं, मतलब 50 डेटा टाइप्स का कलेक्शन बन चुका है आपके पास, ठीक है। आप चाहते हैं 5 int A5 ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, A1 A2 A3 A4 A5। यस, हमारे पास क्या है मेथड कि एक सिंगल एंटिटी में हमने 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, जो किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, सारे ही इंटीजर टाइप के होंगे। तो ये है हमारी एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। ये 5 डेटा आपके पास एक साथ हमने डिक्लेयर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये किस टाइप का डेटा टाइप हुआ, डिराइव्ड डेटा टाइप। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो बेसिक डेटा टाइप थे, जैसे मैंने पढ़ा इंट, फ्लोट, ये क्या है, बेसिक डेटा टाइप। और ये क्या है, डिराइव्ड। डिराइव्ड क्यों? क्योंकि ये इंट का कलेक्शन ही तो है, उससे डिराइव हो गया है
तो ये क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप इंट A5। ठीक, अच्छा ये आपने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन के टाइम पर ही आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे 5 है तो 1, 5, 10, 15 और ये 20। ठीक है, 3, 5 वेरिएबल ले ले। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसकी जो सबस्क्रिप्ट होती है, ये सबस्क्रिप्ट होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। ये 0 से स्टार्ट होती है हमेशा, याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। तो A5 का मीनिंग क्या है, A0, A1, A2, A3 और A4। इसका मीनिंग हमारा ये। A5 का मीनिंग क्या है, A0, मतलब इसमें 5 वेरिएबल्स हैं, जिसको फर्स्ट वेरिएबल को, फर्स्ट डेटा को आप किसके थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, A0, सबस्क्रिप्ट इज 0। फिर सेकेंड डेटा टाइप को आप 1 से A1, फिर थर्ड को A2, फिर फोर्थ को A3 और फिफ्थ को A4। तो ध्यान रखिएगा जो लास्ट एलिमेंट है वो n-1 है ना। तो जो लूप, यदि लूप के थ्रू आप एक्सेस करेंगे तो 0 to n-1। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट A0। अब जैसे मैंने ये डिक्लेयर कराया तो A0 की वैल्यू क्या होगी, 1, A1 की वैल्यू क्या होगी, 5, A2 की वैल्यू क्या होगी, 10, A3 की 15 और A4 की 20। राइट, तो इस तरह से यदि मैं A डायरेक्टली रैंडमली प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट एफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया d और A3, तो A3 की क्या वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, 15। यदि मुझे ये वेरिएबल एक्सेस करना है, ठीक है, ये वेरिएबल एक्सेस करना है तो 0, 1, 2 मैं लिखूंगी A2। ठीक है, यदि मुझे ये लास्ट वाला एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगी A4। इस तरह से हम रैंडमली भी इन्हें फैच कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स सबस्क्रिप्ट। जो इनकी सबस्क्रिप्ट होगी इनके थ्रू हम इन्हें एक्सेस कर लेंगे। क्लियर, ये चीज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आपकी जो सबस्क्रिप्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लास्ट इज n-1 और फिर उसके बाद A0 से फर्स्ट एलिमेंट A0 से एक्सेस होगा, सेकेंड A1 से, A2, A3, A4 इस तरह से होता है। ठीक है, तो लोअर बाउंड जो होती है वो इसकी 0 और जो अपर बाउंड एक तरह से कह सकते हैं तो n-1। तो ये हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो इस तरह से हम ये यूज करेंगे। अब यदि हम प्रोग्राम में देखें कि भाई इनकी वैल्यूज कैसे इनपुट होती है और कैसे हम उनको प्रिंट करा सकते हैं, तो वो देखिए यहां पर देखिए ये क्या है, इंट A5 यदि हमने लिखा है तो 5 इज द साइज ऑफ एरे एंड सबस्क्रिप्ट, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। और A इज अ एरे नेम, एरे नेम एंड इट्स अ टाइप ऑफ एरे दैट ऑल एलिमेंट डिनोट। ठीक है, तो इस टाइप के ही सारे एलिमेंट होंगे, तो एरे नेम। अब हमें ये इनपुट कराना है हमारा वर्क कि कैसे अब हम उन्हें एक्सेस करें और कैसे उन्हें प्रिंट कराएं। तो वो होता है, वो देखिए आप, मैं आपको बता देती हूँ। एंड मेन मैंने एरे बनाई, इंट A10 लिया, लूप के लिए एक एलिमेंट I ले रही हूं, ठीक, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट चलेंगे, 0 से 9। सबस्क्रिप्ट 10 के लिए क्या हो जाएगी, 0 to 9, तो 10 हो जाएंगे। तो अब आपको पहले वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो किसके थ्रू करेंगे, ऑब्वियसली लूप के थ्रू करेंगे। तो ये हमारा है printf
एंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे, एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, एलिमेंट ऑफ एरे। यस, क्या क्या यदि हम इनपुट कराते हैं तो फॉर कहां से लूप चलाएं? 0 से, क्योंकि सबस्क्रिप्ट किससे स्टार्ट होती है? 0 से। कहां तक चलाएं? 9 तक चलाएं। क्यों? क्योंकि 10 का मतलब क्या है? 0 to 9। i प्लस प्लस, अब हमने लिया स्कैन किया, स्कैन एफ, जैसे वेरिएबल हम इनपुट कराते थे बिल्कुल वैसे ही होंगे, लेकिन इसमें क्या होता जाएगा? %ai। ठीक है, देखिए i की वैल्यू 0 हुई, a0 फर्स्ट वैल्यू इनपुट हो गई, फिर i की वैल्यू 1 हुई, फिर a1 की वैल्यू इनपुट हो गई, फिर a2 की, फिर a3 की, फिर a4 की। इस तरह से लूप चलता जाएगा और 1 बाय 1 एरे के हर एलिमेंट इनपुट होते रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, इनकी वैल्यू यदि हमें प्रिंट करानी है तो सिंपल, जैसे आपने इनपुट कराई है वैसे ही आप आउटपुट शो कर सकते हैं। प्रिंटएफ ai, तो इससे क्या होगा? रिटर्न 0। हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा, #include stdio.h। ठीक, तो अब देखिए इसमें मैंने 10 एलिमेंट इनपुट करा लिए हैं, अब वो ही 10 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। कैसे? i is equal to 0, 0 is less than equal to 9, यस, कंडीशन ट्रू। तो a0, तो वो सबसे पहले a0 एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। फिर i की वैल्यू 1, 1 is less than equal to 9, यस, कंडीशन ट्रू। तो फिर वो a1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर a2 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। इस तरह से वो वैल्यूज प्रिंट करता चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये हमने किया, एरे डिक्लेरेशन सीखा हमने अभी। फिर अब यहाँ पर उसे एरे को रीड करना और प्रिंट कराना, आउटपुट करना। अब देखिए एरे का मैंने एक बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर की कि एरे क्या है। एरे इज अ सिंगल एंटिटी और डिराइव्ड डेटा टाइप दैट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जिसमें सेम टाइप के डेटा स्टोर होगा। अच्छा, अब ये मेमोरी में कैसे जाता है? अब भाई जब इंट ए हम डिक्लेयर करते हैं तो इट मींस मेमोरी में का नेम ए, कुछ पर्टिकुलर एड्रेस और इसकी वैल्यू यदि मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखी है तो 10 इस तरह से स्टोर होता है। तो भाई एरे कैसे स्टोर होती है? 10 एलिमेंट है, कैसे? देखिए एरे का स्टोरेज होता है, एरे एलिमेंट आर स्टोर इन contiguous memory allocation। ठीक है, contiguous memory location में ये सेव होते हैं। तो इसमें कैसे, इसका क्या मीनिंग है? जैसे मैंने कहा int a5, तो इसमें एलिमेंट कैसे सेव होंगे? जैसे हम int a लिखते थे तो इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई हो गई या 4 बाइट ऑक्यूपाई हो गई इसमें। अच्छा, एक चीज और, इंट ये कितने बाइट लेता है? 2 और 4 बाइट। ठीक है, आपका जो टर्बो कंपाइलर है वो 2 बाइट और जो हमारे दूसरे कंपाइलर है मे बी वो 4 बाइट आपकी लेंगे सी में इंटीजर के लिए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, ये एलिमेंट स्टोर कैसे होंगे? यदि कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होगी 5 के 5 वेरिएबल के लिए। ठीक है, और कैसी होगी? देखिए यदि वो कंपाइलर जो आपका इंट है 2 बाइट ले रहा है इंटीजर के लिए, तो 2 बाइट का के बाद दूसरा एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, और 4 बाइट का ले रहा है तो 4 बाइट के बाद सेकेंड नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। देखिए कैसे, सपोज ये A0 है, ये 2000 लोकेशन पर सेव हुआ, इसका एड्रेस क्या है? ये पॉइंट बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं एरे जो है बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेके जाऊंगी, पॉइंटर के थ्रू भी समझाऊंगी,
तो आपको ये एड्रेस लोकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ध्यान से समझने वाला है कि A0 यदि 2000 पर सेव हुआ तो A1 कहाँ सेव होगा। देखिए, यदि आपका जो कंपाइलर है इंटीजर को एज अ 2 बाइट सेव कर रहा है तो ये नेक्स्ट सेव होगा 2002 पर, ठीक है। A2 सेव होगा क्योंकि एक के लिए 2 बाइट लग रही है, तो नेक्स्ट कहाँ सेव होगा, 2 बाइट के बाद कंटिन्यूअस सेव होंगे, है ना, कंटिन्यूअस सेव होंगे। पूरा एक यदि 2 बाइट ले रहा है तो 5 को कितने बाइट कितने लिए मिलेंगे 2 5 10 बाइट ये एक साथ ऑक्यूपाई करेगा पूरा एक ब्लॉक मेमोरी का। 2002 ये 2004 A3 2 बाइट लिया तो 2006 और ये A4 2008। ऐसे आप एड्रेस प्रिंट करा के देखेगा। यदि 2 बाइट ली होंगी उसने एज्यूम की होंगी इंटीजर के लिए तो 2 का गैप मिलेगा, मेनली टर्बो में यदि आप करते हैं। और यदि 4 बाइट को सपोर्ट कर रहा है आपका कंपाइलर तो ये 4 के गैप पे आ जाएंगी, मतलब इस तरह से आ जाएगा। ये 2000 पर A0 सेव हो रहा है तो नेक्स्ट आपका A1 कहाँ सेव होगा, यदि 4 बाइट का ले रहा है तो 2004 पर। फिर A2 आपका 2008 4 बाइट के बाद। फिर 2012 फिर 2012 के बाद 2016 4 बाइट का आपका गैप चलता जाएगा। A3 12 और A4 2016 12 13 14 15 एंड नेक्स्ट वन 2016, ठीक है। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी कि 4 बाइट को सपोर्ट कर रहा है इंटीजर या 2 बाइट को, आप इसके एड्रेस प्रिंट करा के देख लीजिए, है ना। जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में है उसमें एम्परसेंड का यूज कीजिए और एड्रेस प्रिंट करा के देख लीजिए। यदि 2 का गैप है तो इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, एक इंटीजर है, और यदि 4 का ले रहा है तो 4 बाइट को सपोर्ट कर रहा है। तो मेन एम हमारा समझने का, कॉन्सेप्ट समझने का क्या है कि कंटिन्यूअस ब्लॉक स्टोर होगा। मतलब यदि ये 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है तो 2 5 10 बाइट एक साथ ऑक्यूपाई होंगी और एक साथ ही ये स्टोर होंगे। यदि 1 के लिए 2 बाइट लगती है तो नेक्स्ट वाला 2 बाइट के बाद में सेव होगा। जैसे ये 2000 पर हुआ है तो ये 2002 पर, फिर 2 के गैप में 4 बाइट ले रहा है तो 4 के गैप में। ये आपको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन समझ में आनी चाहिए। तो आज हमारे कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, एरे इज द एंटिटी और इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अच्छा, फिर सेकंड कि इसमें जो है जो डेटा स्टोर होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में होता है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या, जो कि एक साथ एक ब्लॉक ले लेती है, पूरा एक ही साथ सारे एलिमेंट स्टोर होते हैं। और यदि 2 बाइट है तो 2 के गैप में और 4 बाइट है तो 4 के गैप में। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में इसका एडवांस लेकर आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसके आगे का पार्ट। यदि आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज न्यू यूजर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।